नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड द्वारा दिया गया प्री बोर्ड का मॉडल पेपर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने बायोलॉजी के पोर्शन। अच्छा हाँ, पेपर को जो है एक बार इसके जो कुछ नोट्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ जो दी गई हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर में जो है 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो है मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ सकें और उसका आंसर उसके हिसाब से दे सकें। तमाम विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देते हैं, अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी प्रश्न को जो है लॉन्ग आंसर में कर देते हैं और जो लॉन्ग आंसर होता है उसे वो लघु उत्तरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखे होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है और अपने अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं इसलिए हम यहाँ पर जो है बायोलॉजी पोर्शन में चलेंगे। तो चले देरी ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 से बायोलॉजी पोर्शन दिया गया होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी जो सूचनाएं होती हैं इनका जो चालन होता है इसके लिए कौन से ऊतक पाए जाते हैं, कौन से विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो सभी को मालूम है कि सूचनाओं का आदान या प्रदान जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, तंत्रिका ऊतक का कार्य करते हैं। और जो तंत्रिका ऊतक होते हैं ये जो है जंतुओं में पाए जाते हैं लेकिन पादपों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जंतु में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी कौन सा भाग है पुष्प का जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बाह्यदल, दूसरा दिया गया है पंखुड़ी, तीसरा दिया गया है पुंकेसर और चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो हमें मालूम है कि जो पुंकेसर होता है ये पुष्प का जो है नर भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन होता है ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर खुद दिया गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं सभी को मालूम है कि जो स्पर्म होते हैं इनका निर्माण जो है टेस्टिस में होता है, यानी वृषण के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। क्या हो जाएगा, वृषण में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, यानी जो महिलाएं होती हैं इनमें एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स वाई जो होता है ये पुरुष का होता है और एक्स एक्स जो होता है ये मादा का या फीमेल का होता है। जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से एक्स आया और यहाँ से एक्स आया, अब ये फीमेल है, क्या है, फीमेल है। तो क्या यहाँ पर एक्स जो है केवल मेल से आया है या केवल फीमेल से आया, जी नहीं, यहाँ तो एक्स जो है मेल से भी जा रहा है और फीमेल से भी जा रहा है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों के द्वारा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी माता से भी जाते हैं और उसमें पिता में भी जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक उत्पादक है। उत्पादक का मतलब होता है जिनमें हरित लवक होते हैं, यानी हरित लवक होगा तो क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण स्वयं बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हरे पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पौधे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर का कि वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? ये पौधे के किसी एक भाग में बनकर संवहन ऊतकों के द्वारा या संवहन मंडलों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर वहां पर वृद्धि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। वृद्धि संदमन, संदमन का मतलब होता है मंद करने वाला, कि जो वृद्धि को नियंत्रित कर रहा हो या फिर रोक रहा हो। तो हार्मोन दो प्रकार के होते हैं पादपों में पाए जाने वाले, एक होता है वृद्धिवर्धक, दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक। तो वृद्धिवर्धक का कार्य होता है वृद्धि को बढ़ाना, इंक्रीज करना, और जो वृद्धि रोधक होते हैं वो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो वृद्धि वर्धक में 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन और तीसरा होता है साइटोकाइनिन। तो ये तो वृद्धि वर्धक हो गए। और यहाँ पर पूछा गया है कि वृद्धि रोधक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एब्सिसिक एसिड, यानी ABA जिसे हम कहते हैं। ABA जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है और ये वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले पोर्शन में, बायोलॉजी का, जो कि जो है बहुत ही अच्छा दिया गया है कि उपखंड 3 में आते हैं। उपखंड 3 में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन ही दिया गया है यहाँ पर दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक, क्या पूछा जा रहा है, विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब वृद्धि गर्भ निरोधक पूछ रहा है, यानी ऐसी विधियां जिनके द्वारा गर्भधारण नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की विधियां आती हैं, परिवार नियोजन में भी हमने पढ़ा है। एक होती है स्थायी विधियां, कुछ होती हैं अस्थायी विधियां। तो स्थायी विधियां क्या होती हैं, जैसे हो गया तुम्हारा पुरुष नसबंदी हो गया और महिला नसबंदी हो गया, ये इसके अंतर्गत हम लिख देंगे। अच्छा, पुरुष नसबंदी क्या होती है, इसमें जो शुक्रवाहिनी होती है उसे काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो ओवम से नहीं मिल पाता है और इस वजह से क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है। अगर हम ट्यूबेक्टमी की बात करते हैं, यानी महिला नसबंदी की हम बात करते हैं, तो महिला नसबंदी में क्या होता है कि इसमें जो अंडवाहिनी होती है या डिंबवाहिनी भी इसे हम कहते हैं, तो अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी जो होती है इसे काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर वही बात कि स्पर्म जो है ओवम से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गई हमारी स्थायी विधियाँ। स्थायी विधियों में क्या होता है कि इसमें जो है आगे जो है गर्भधारण की जो भी होती है संभावनाएं वो सभी समाप्त हो जाती है। लेकिन अब हम अस्थायी बात करते हैं। तो अस्थायी विधियों में जो है जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ आती हैं, जैसे माला डी हो गया, सहेली हो गया, या कापर विधि है, या लूप विधि है, या कंडोम, या इसे हम निरोध भी कहते हैं। तो इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो गर्भ रोधक विधियाँ हैं इनका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर डालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, सीधी सी बात कह रहा है। हमने गुणसूत्र देखा था, गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, हमने ये भी पढ़ा है। एक को हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र या जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, और दूसरे जो होते हैं लिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं, या इन्हें हम एलिलोसोम या एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या 44 या 22 जोड़ी होती है, लेकिन जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चले हम आगे बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं लिंगी गुणसूत्र होते क्या है। तो लिंगी गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनके द्वारा यह डिसाइड होता है कि जो इंसान है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, मेल है या फिर फीमेल है। अगर मेल होता है तो उनके जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई के रूप में पाए जाते हैं, और जो फीमेल होते हैं तो उनके गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, अभी हमने बात की थी 1 जोड़ी होती है, अर्थात 2 होती है। ठीक है, अब हमने अभी बताया कि जो मेल होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो ये मेल होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पुरुष, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर स्त्री लिख देते हैं। अब क्रॉस करवा दिया जाता है, पहले को पहले से करवाते हैं तो एक्स एक्स, यानी जब इसका एक्स और इसका एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, पुत्री बनेगी। दूसरे का वाई और यहाँ पर दूसरे को दूसरे से मिलाते हैं तो एक्स वाई बनता है, ये पुत्र हो जाएगा, एक्स वाई बन गया, और यहाँ पर एक्स एक्स बन गया। यानी यहाँ पर क्या मिलता है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर संतान का लिंग निर्धारण हो रहा है,
संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है? तो संतान का लिंग निर्धारण जो है वो एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है ज़्यादा। और ये कैसा होता है? ये होता है विषम युग्मजी होता है। तो अगर हम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो संतान का लिंग निर्धारण होता है ये विषम युग्मजी युग्मक पर निर्भर करता है। जो भी विषम युग्मजी होगा उसी के द्वारा संतान का लिंग निर्धारण होगा। तो यानी अगर हम बात करें कि लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो पिता के लिंगी गुणसूत्रों के द्वारा जो है संतान का लिंग निर्धारण होता है। अगर हम बात करते हैं कि पुत्र या पुत्री के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर पुत्र की बात आ जाए कि पुत्र का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि पिता का वाई जो गुणसूत्र होता है इसके द्वारा पुत्र का निर्धारण होता है कि पुत्र जो गर्भ में पल रहा शिशु पुत्र होगा या पुत्री होगी। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पोषी स्तर, पहला दिया गया पोषी स्तर। तो हमें मालूम है कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में जो कड़ी होती है, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि ये घास है, घास को खाने वाला क्या है? हिरन है। हिरन को खाने वाला कौन है? लोमड़ी है या सियार है, हमने ले लिया, लोमड़ी ले लिया। लोमड़ी को खाने वाला शेर हो गया। तो ये जो खाद्य श्रृंखला एक बनी है इसकी प्रत्येक कड़ी जो होती है वो क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है, इसमें ये जो घास है ये उत्पादक होती है और बाकी ये क्या होते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइटोकाइनिन क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे पादप हार्मोन की बात कर रहे थे कि पादप हार्मोन क्या होते हैं? पौधे के एक स्थान पर बनकर संवहन ऊतकों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वहां पर वृद्धि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब साइटोकाइनिन भी क्या है? साइटोकाइनिन जो होता है एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। और ये पादप हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधे के तने या फिर जहाँ पर शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं या फिर कह लीजिए ये जो यहाँ पर शाखाएं निकलती हैं जहाँ पर, ये यहाँ पर पाई जाती है। और ये पौधे को जो है चौड़ीकरण में मदद करता है। किस में मदद करता है? चौड़ीकरण में। साइटोकाइनिन साइटो और काइनेसिस से बना है। साइटो का मतलब होता है सेल डिवाइडेशन। ठीक है, यानी ये क्या करता है? पौधे की पार्श्वी भागों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर दिया गया है, 11 नंबर पे दिया गया है। चले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के। थोड़ा समस्या आ रही है कुछ। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़कर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से गए, तो हमने भी पढ़ा नहीं, जबकि बहुत अच्छा है और बहुत आपने पढ़ा भी है। अब हम बात करते हैं कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सभी को मालूम है कि यहाँ पर ग्लूकोज का जो है विखंडन हो रहा था। ठीक है, तो इससे हमने क्या पढ़ा था? एक पॉइंट हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है ये ग्लूकोज को किस में बदल दिया जाता था? पायरुविक एसिड। किस में बदल दिया जाता था? पायरुविक एसिड में बदल दिया जाता था, जिसे हमने क्या बताया था? इसे हमने बताया था कि एएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अब ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला होता है। और जो पायरुविक एसिड बनता है ये कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो ग्लूकोज था वो पायरुविक एसिड में बदल जाता था। अब इसके पश्चात क्या होता था कि इसके पश्चात तुमने पढ़ा है, एक पढ़ा है तुमने ऑक्सीय श्वसन। क्या पढ़ा है? ऑक्सीय श्वसन। इसके बाद तुमने क्या पढ़ा है? अनाक्सीय श्वसन पढ़ा है। तो ऑक्सीय श्वसन में तुमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता था? जो ग्लूकोज होता था उसे किस में बदल दिया जाता था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल दिया जाता था। लेकिन यही जब अनाक्सीय श्वसन होता था जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती थी, तो यहाँ पर इसे किस में बदल दिया जाता था? C2H5OH और CO2 में बदल दिया जाता था। इतना याद है? तो ये क्रिया कौन सी थी? यही प्रश्न पूछी जा रही है। तो ऑक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के बारे में हम लिख देंगे कि ऐसा श्वसन जो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है
और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे हम आक्सीय श्वसन कहते हैं, और जो अनुपस्थिति में होगा उसे हम क्या कहते हैं, उपस्थिति में होगा उसे हम आक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, और इन क्रियाओं के पश्चात क्या होता है, हमें उच्च मात्रा में ऊर्जा मिलती है जो कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पादप में खाद्य पदार्थ स्थानांतरण संबंधी मुंज परिकल्पना का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर तमाम बच्चे जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इनको मुंज नहीं मिलता है। तो मुंज परिकल्पना सीधे नहीं कहता, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देता है कि पौधों में जो है जल और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। अरे ये तो हमने पढ़ा ही है कि इसे ही मुंज परिकल्पना कहते थे कि जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। इतना तो हमें मालूम है कि ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल होता है ना, तो ये तो ध्यान नहीं रखना है। और फा फॉर फ्लोएम होता है और फा फॉर फूड भी होता है, तो ये तो हमें ध्यान ही रखना है कि जल और उसमें घुलनशील जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है, और जो है जो भोजन होता है उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसी से संबंधित एक सिद्धांत था जिसे हमने बताया था मुंज परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस थी जिसका नाम था मुंज परिकल्पना था। मुंज परिकल्पना के द्वारा बताया गया था कि जो है भोज्य पदार्थों और जल का स्थानांतरण कैसे होता है। तो यहाँ पर फिगर बनवाया गया था। फिगर में क्या बनवाया गया था कि दो पात्र थे जिन्हें स्मॉल टी नली के द्वारा जोड़ दिया गया था। इसमें ए व बी पात्र लिया गया था जिससे क्या किया गया था, कैपिटल टी नली के द्वारा जोड़ दिया गया था। अगर हम इसे पात्र ए मान लेते हैं, इसे हम पात्र बी मान लेते हैं, ये क्या थी, कैपिटल टी थी, ये क्या थी, स्मॉल टी थी। स्मॉल टी के द्वारा जल का स्थानांतरण हो रहा था, कैपिटल टी के द्वारा क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है कैपिटल टी के द्वारा भोजन का स्थानांतरण यानी ग्लूकोज का स्थानांतरण हो रहा था। पात्र ए में हमने क्या भरा था, शर्करा का सांद्र विलयन भरा था। पात्र बी में हमने क्या लिया था, जल लिया था। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है परासरण की क्रिया के द्वारा बीकर से जल जो है पात्र ए में जाने लगा था, इसके माध्यम से कैपिटल टी के द्वारा पात्र बी में पहुँचने लगा था। यही तो हमने पढ़ा था। तो इसका जो है अलग से वीडियो आपके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास जो है इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।